हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैकेनिज़्म ऑफ ऑक्सीजन एक्शन में स्टार्ट करूँगी। ये जो टॉपिक है बहुत ही डिफ़िकल्ट है और दूसरी प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ये बुक्स में कहीं पर भी सही जगह पे लिखा हुआ नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनें। मैं पीडीएफ भी शेयर करूँगी और उसी के हिसाब से आप लोग नोट्स बनाएंगे। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन का क्या मतलब होता है कि जब हम ऑक्सीजन प्लांट को देते हैं देन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं दैट इज़ फोटोट्रॉपिज्म, मतलब जो प्लांट है जो लाइट की तरफ मूव करता है इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। इट प्रमोट्स ग्रोथ इन स्टेम एंड कोलियोप्टाइल एंड स्टेम में ये ग्रोथ को इंक्रीज करता है, बट इट इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ रूट ऑल्दो इट इज़ एन रूटिंग हार्मोन। रूट फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है लेकिन रूट ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है। आप लोगों को पता है ऑक्सीजन सिंथेसाइज्ड इन रूट एपेक्स, उसके बाद एपेक्स से इट मूव्स डाउनवर्ड्स बेसिपिटल पोलर डायरेक्शन में नीचे की तरफ मूव करता है। इट इंक्रीजेस सेल वॉल एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब सेल वॉल जो है और ज़्यादा लेंथ में बढ़ सकती है, वो उसको कैसे इंक्रीज करता है ये भी मैं आप लोगों को एक पहले भी बता चुकी हूँ। देन इट कॉजेज एपिकल डोमिनेंस। तो ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो ऑक्सीजन के हैं, जो कि एकदम मैंने समराइज्ड वे में आप लोगों को बताया है, ये कैसे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन एक्शन। इसके लिए साइंटिस्ट जो हैं अलग अलग प्रैक्टिकल्स करते रहते हैं, अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करते रहते हैं, और मैंने अपने इस लेक्चर में बहुत सारे रिसेंट रिसर्च पेपर के जो रिजल्ट्स हैं उसको इंक्लूड किया है। इसलिए आप लोगों से मेरी बार बार ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लेक्चर को ध्यान से सुनें। कोई अगर प्रॉब्लम आप लोगों को आती है तो मेरे से प्राइवेटली आप कंसर्न कर लीजिए, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन ये नोट्स ज़रूर फॉलो करें तो पूरा एक आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ना फर्स्ट इज कि जब भी आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखोगे तो सबसे पहले इसके इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स लिखेंगे। देन देर आर टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के जो इफेक्ट होते हैं दो तरह से होते हैं प्लांट में। वन इज रैपिड इफेक्ट एंड सेकेंड द इफेक्ट्स हैविंग सम लैग पीरियड। रैपिड इफेक्ट मीन्स आपने किसी भी प्लांट को या किसी भी सेल को ऑक्सीजन दिया और वो इफेक्ट दिखाई दे दिया, मतलब उनमें लैग पीरियड बिल्कुल जीरो है। आपने ऑक्सीजन दिया और आपको इफेक्ट दिखाई दे गया, दैट दे आर नोन एज रैपिड इफेक्ट। और जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं उसका क्या मतलब हुआ कि दे हैव सम लैग पीरियड 2 days 3 days 2 hours 4 hours। ऑक्सीजन आपने दिया और उसके कुछ टाइम बाद आपको इफेक्ट दिखाई दिया। जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट है वो एक्चुअल में सेल के अंदर प्री फॉर्म्ड कोई सिस्टम था और जैसे ही आपने ऑक्सीजन दिया वो सिस्टम काम किया और आपको इफेक्ट दिखाई दिया। देखिए जैसे सेल को आपने ऑक्सीजन दिया और सेल की लंबाई बढ़ गई, क्या मतलब हुआ इसका? मीन्स ऑलरेडी उसके अंदर कोई सिस्टम था जिसको एक्सीलरेट किया ऑक्सीजन ने और विदाउट हैविंग एनी लैग पीरियड वो आपको इफेक्ट दिखाई दिया। जो लैग पीरियड होता है अगर 2 दिन बाद या कुछ घंटे बाद आपको इफेक्ट दे, मतलब ऑक्सीजन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को इफेक्ट कर रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस को इफेक्ट कर रहा है और आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में टाइम लगता है। पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, देन ट्रांसलेशन होगा, देन एंजाइम विल बी सिंथेसाइज्ड, एंजाइम में चेंजेस होंगे एंड देन वो पर्टिकुलर साइट पे जाके अपना इफेक्ट दिखाएंगे। तो दिस इज़ नोन एज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एट मॉलिक्यूलर लेवल। अधिकतर क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर लेवल पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखिए और इसी पर मैं ज़्यादा एम्फेसिस करूँगी। तो आप लोगों को एक बार मैं वापस थोड़ा सा समराइज कर रही हूँ। मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन एक्शन में फर्स्ट थिंग आप ऑक्सीजन के मेन इफेक्ट्स लिखेंगे, देन आप बताओगे कि ऑक्सीजन में 2 तरह के इफेक्ट्स होते हैं, रैपिड इफेक्ट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट। रैपिड इफेक्ट मतलब आपने सेल को ऑक्सीजन दिया और इफेक्ट दिखाई दिया, नो लैग पीरियड, बिल्कुल विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपको इफेक्ट दिखाई दिया। ये इफेक्ट्स तभी दिखाई देते हैं जब सेल के अंदर प्री फॉर्म सिस्टम होता है। एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट वो आपके प्रोटीन सिंथेसिस को इफेक्ट डालते हैं, जिसको हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन मॉलिक्यूलर लेवल। नाउ वी स्टार्ट विथ
इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन एट मॉलिक्यूलर लेवल। देखिए, जो आपके रैपिड इफ़ेक्ट है उसके लिए जब मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑक्सिन किस तरह से सेल एलोंगेशन करता है, उसमें मैंने थोड़ा सा मैकेनिज़्म आपको दे दिया था, लेकिन वो एक्चुअल में मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं है। हम आज स्टार्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन एट मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल मतलब इट अफेक्ट्स डीएनए, it affects gene expression, it affects कंट्रोल ऑफ जीन्स। किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो कंट्रोल होता है जीन्स, और उन जीन्स को जो है ये अफेक्ट डालता है। इसमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो रिसेंट डिस्कवरीज है उससे ये पता लगा लिया गया है कि जैसे ही हम किसी प्लांट को ऑक्सीजन देते हैं तो देयर आर सर्टेन रिसेप्टर्स, सेल के अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। दीज रिसेप्टर्स आइदर लोकेटेड ऑन सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स हो सकते हैं, और ऑन द गोल्गी बॉडीज और ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन पे हो सकते हैं, या फिर ये हमारे गोल्गी बॉडीज पे हो सकते हैं, या फिर न्यूक्लियस पे होते हैं। आप लोगों ने जूलॉजी में पढ़ा होगा या एनिमल्स में देर आर रिसेप्टर्स जो होते हैं, जी प्रोटीन्स होते हैं। मीन्स सेल मेम्ब्रेन पे जी प्रोटीन्स मिलते हैं जिससे हार्मोन जुड़ता है, और ये जी प्रोटीन्स होते हैं ये चेंज होके सेकेंडरी मैसेंजर्स बनाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी मैसेंजर? फर्स्ट मैसेंजर हार्मोन इटसेल्फ होता है, ये किसी रिसेप्टर से जुड़ता है, और उसके बाद वो रिसेप्टर जो है दूसरे तरह के केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जिनको हम कहते हैं सेकेंड मैसेंजर्स। कॉमन रिसेप्टर जो कि अभी तक रिसर्च से आइडेंटिफाई हुए हैं वो एक तो है ABP1 जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिलता है, और इसका फुल फॉर्म है ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि मैंने लिखा है ऑन GER, दैट जो कि गोल्गी बॉडीज पे मिलता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिलता है। दूसरा होता है TIR फर्स्ट, दैट इज टीरी फर्स्ट हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रिप्रेसर 1। इसका फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट, I फॉर इनहिबिटर, R इज फॉर रिसेप्टर एंड दिस इज 1, ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रिसेप्टर। तो अभी तक हालांकि बहुत सारे रिसेप्टर्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट ये 2 तो याद रखनी है। अब आप देखिए, आपको रिसेप्टर समझ में आ गया। रिसेप्टर मतलब वो प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल्स जो कि सेल मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी मिल सकते हैं, या आपके टोनोप्लास्ट पे भी मिल सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टोनोप्लास्ट? इट इज़ द मेम्ब्रेन ऑफ सेंट्रल वैक्यूल फाउंड इन प्लांट। ये जो रिसेप्टर्स हैं यहाँ से हमारा ऑक्सीजन जुड़ता है। ये रिसेप्टर में कुछ चेंजेस होते हैं, दे प्रोड्यूसेस सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर जो है साइक्लिक AMP हो सकती है या साइक्लिक GMP, आपने GTP का नाम सुना होगा, जो चेंज होके साइक्लिक GMP बनते हैं। अब आप देखिए इसमें मैंने एक प्लांट सेल बनाई है, सेल वॉल है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हमने गोल्गी बॉडी शो किया है, यही न्यूक्लियस है। और अब आप देखिए जैसे ही ऑक्सीजन जाता है तो ये रिसेप्टर से जुड़ता है। रिसेप्टर से जुड़ने के बाद सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर मैंने शो किया है। रिसेप्टर से जुड़ने के बाद इस रिसेप्टर से सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस होते हैं। ये सेकेंडरी मैसेंजर या तो AMP हो सकता है, ATPase सिस्टम आपको पता है सेल मेम्ब्रेन में होता है, जो कि ATP को AMP में चेंज कर देता है, एंड देयर विल बी रिलीज ऑफ प्रोटॉन्स, और इस प्रोटॉन्स के कारण सेल वॉल एसिडिक मीडियम पे हो जाती है। ये जो प्रोटॉन्स होते हैं H+, ये सेल वॉल जो कि सेलुलोज फाइब्रिल्स की बनी होती है उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देते हैं और वो लूज़ हो जाते हैं, और सेल वॉल जो है एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ जाती है। आप देखिए ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है ये गोल्गी बॉडीज़ पे भी मिल सकते हैं, या ये सेकेंडरी मैसेंजर्स जो है ये न्यूक्लियस में जाते हैं। न्यूक्लियस में जाने के बाद ये किस तरह से DNA को अफेक्ट करते हैं ये मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। लेकिन इसमें यह है कि DNA को अफेक्ट करके एक पर्टिकुलर mRNA सिंथेसाइज होता है, और mRNA से
पर्टिकुलर प्रोटीन्स या एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं जो कि आपके ऑक्सिन का इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट हो, इलोंगेशन या फिर आपके सेल वॉल लूजनिंग, वो दिखाई देता है। तो आप लोगों को ये डायग्राम एक बार मैं वापस से थोड़ा सा समराइज कर रही हूँ। जैसे ही हमने एक्सटर्नल ऑक्सिन दिया, वो ऑक्सिन या तो रिसेप्टर से जुड़ जाता है। रिसेप्टर में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिससे हमारे सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी या साइक्लिक जीएमपी हो सकता है। ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है या तो हमारी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट एटीपी सिंथेटेस को एक्टिवेट करते हैं और जिससे हमारे सेल वॉल पे प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं, जिससे सेल वॉल के सेलुलोज फाइब्रिल्स लूज हो जाते हैं, सेल वॉल एक्सटेंड हो जाती है। या फिर ये सेकेंडरी मैसेंजर वर्क करते हैं गोल्गी बॉडीज़ पे, या फिर ये न्यूक्लियस पे जाते हैं। आप लोगों को पता है न्यूक्लियस में ये इफ़ेक्ट डालते हैं हमारे डीएनए पे, और डीएनए की जो आपको अभी मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी आगे, डीएनए पे चेंज करके ट्रांसक्रिप्शन में से एमआरएनए सिंथेसाइज करते हैं पर्टिकुलर जो चाहिए, और एमआरएनए से पर्टिकुलर आपके प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, दैट इज एंजाइम्स, और वो एंजाइम हमारे ऑक्सिन का इफेक्ट दिखाते हैं। तो ये सबसे पहले प्रपोज किया गया था मॉडल। इस मॉडल के मैं आप लोगों को फ़ोटो भी भेज दूँगी। देन अब आप ये देखिए कि एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि ये जो सेकेंडरी मैसेंजर या ऑक्सिन जो है न्यूक्लियस में जाते हैं, और न्यूक्लियस में किस तरह से ऑक्सिन डीएनए में चेंज करता है, ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आप लोगों ने ऑपेरॉन मॉडल पढ़ा होगा। ऑपेरॉन मॉडल में एक ऑपेरॉन मॉडल का क्या मतलब है कि जीन जो है, जीन का जो वर्क है वो दूसरे जीन से कंट्रोल होता है। दूसरे कौन कौन से जीन, इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है रेपोज। रेपोज मतलब RE इज़ फॉर रेगुलेटर जीन, P इज़ फॉर प्रमोटर जीन, O इज़ फॉर ऑपरेटर जीन, S इज़ फॉर सिंथेसिस एंड एंजाइम। तो ये देखिए स्ट्रक्चर जीन होता है S। रेपोज आप वर्ड याद रखिए, रेपोज मीन्स RE इज़ फॉर रेगुलेटर जीन, P इज़ फॉर प्रमोटर जीन, O इज़ फॉर ऑपरेटर जीन, S इज स्ट्रक्चर जीन हेल्प इन सिंथेसिस, एंड देन एंजाइम विल बी सिंथेसाइज्ड। अब आप ये देखिए कि ये जो सिस्टम है ये किसी भी दूसरे जीन का जो वर्क है उसको कंट्रोल करता है। आप ये देखिए कि सपोज हमने प्लांट को ऑक्सिन नहीं दिया है, अगर हमने जो ये ऑक्सिन का कंट्रोल है या तो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। नेगेटिव कैसे होता है कि अगर हमने प्लांट को ऑक्सिन नहीं दिया है तो ये जो आपका रेगुलेटर जीन है इसका मेन काम है इट विल सिंथेसाइज रिप्रेसर। किसको सिंथेसाइज करेगा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सिंथेसाइज रिप्रेसर। ये जो रिप्रेसर है ये जाके अटैच हो जाएगा ऑपरेटर जीन से। जब ये ऑपरेटर जीन से अटैच हो जाता है तो आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जीन है RNA पॉलीमरेज। ये RNA पॉलीमरेज जीन प्रमोटर साइट पे अटैच नहीं हो पाता है, और जब ये अटैच नहीं हो पाता है तो ये हमारा S जो है सिंथेटिक जो जीन है ये काम नहीं कर पाता है, एंड देयर विल बी नो सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जीन जो है काम नहीं कर पाता, और इससे हमारे नो ट्रांसक्रिप्शन। आ रहा है आप लोगों को समझ में? देखिए पहली चीज़ आप रेपोज वर्ड याद रखिए। दूसरी चीज़ कि किस तरह से ऑक्सिन जो है जीन पे कंट्रोल डालता है। अगर हम प्लांट को ऑक्सिन नहीं देते हैं तो RE मतलब रेगुलेटर जीन है वो रिप्रेसर सिंथेसाइज करेगा। ये जो रिप्रेसर है ये देखिए मैंने लिखा है अटैच टू ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन से ये अटैच हो जाएगा। जब ये ऑपरेटर जीन से अटैच हो जाता है तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जीन RNA पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर साइट पे अटैच नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि बीच में हमारे यहाँ पे रिप्रेसर आ चुका है। तो वो जब प्रमोटर साइट पे अटैच नहीं हो पाता है देन देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा जो सिंथेटिक जीन है, जो स्ट्रक्चरल जीन है, जो सिंथेसाइज करता है वो काम नहीं कर पाता। अगर हम प्लांट को ऑक्सिन दे देते हैं तो ऑक्सिन क्या करता है? इट विल इनएक्टिवेट रिप्रेसर। रिप्रेसर को ये इनएक्टिवेट कर देता है। अब आपको पता है जब रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो जाता है तो वो ऑपरेटर साइट पे नहीं जुड़ सकता। वो नहीं जुड़ेगा तो क्या होगा? RNA पॉलीमरेज जो है वो प्रमोटर साइट पे जुड़ जाएगा।
देयर विल बी ट्रांसक्रिप्शन, और हमारे जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, दे विल सिंथेसाइज mRNA, दे विल सिंथेसाइज mRNA। आगे आप लोगों को समझ में? तो ऑक्सीन का किस तरह से जीन्स एक्सप्रेशन पे होता है, वो दो तरह का होता है कंट्रोल। नेगेटिव मैंने आपको समझा था। नेगेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है रिप्रेसर के सिंथेसिस और उसके सिंथेसिस नहीं के कारण। और दूसरा कंट्रोल होता है पॉजिटिव कंट्रोल, या तो होता है डायरेक्ट या होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में पॉजिटिव कंट्रोल का मतलब अगर हम ऑक्सीजन नहीं देते हैं तो देखिए पॉजिटिव कंट्रोल है, इंस्ट्रूमेंट ये इफेक्ट डालता है एक्टिवेटर के सिंथेसिस से या एक्टिवेटर के सिंथेसिस नहीं होने पे। तो जो रेगुलेटर जीन है वो आपके एक्टिवेटर जो है, अगर हम ऑक्सीजन नहीं देते हैं तो एक्टिवेटर जो है इनएक्टिव हो जाता है। एक्टिवेटर जब इनएक्टिव हो जाता है तो नेचुरली आपका जो रिप्रेसर रेगुलेटर जीन ने सिंथेसाइज किया है वो हमारे ऑपरेटर साइड से जुड़ जाएगा, और जो हमारा प्रमोटर जीन है वहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा, और देयर विल बी जो हमारे स्ट्रक्चर जीन है वो काम नहीं कर पाएगा। पॉजिटिव कंट्रोल जो इनडायरेक्ट है वो एक्चुअल में ऑक्सीजन का जो एक्टिवेटर है वो सबसे पहले इनएक्टिव करता है रिप्रेसर। देखिए अगर हम ऑक्सीजन नहीं देंगे तो जो हमारा रिप्रेसर है वो एक्टिवेट रहेगा, और अगर हम ऑक्सीजन देंगे तो हमारा जो एक्टिवेटर है वो रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा। अब देखिए एक बार मैं इसको वापस क्लियर कर रही हूँ आपको। पॉजिटिव जो है कंट्रोल ऑक्सीजन का वो डिपेंड करता है सिंथेसिस ऑफ एक्टिवेटर पे, और अगर ऑक्सीजन नहीं दे तो एक्टिवेटर सिंथेसाइज नहीं। जो हमारा नेगेटिव कंट्रोल है वो रिप्रेसर के डायरेक्ट रोल पे डिपेंड करता है। अब देखिए पॉजिटिव कंट्रोल दो तरह से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर आप ऑक्सीजन नहीं देंगे तो एक्टिवेटर जो है इनएक्टिव रहेगा, और अगर आप ऑक्सीजन देंगे तो एक्टिवेटर एक्टिव हो जाएगा। इनडायरेक्ट में क्या है कि जो हमारा रेगुलेटर जीन है वो रिप्रेसर सिंथेसाइज करेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं देते हैं तो एक्टिवेटर जो है उस रिप्रेसर को इनएक्टिव नहीं कर पाता। लेकिन जब हम ऑक्सीजन देते हैं तो हमारा जो एक्टिवेटर है वो रिप्रेसर से जुड़ जाता है और उसको इनएक्टिव कर देता है, और जब वो इनएक्टिव हो जाता है तो वो ऑपरेटर साइड से नहीं जुड़ पाता, और इस कारण जो है हमारा स्ट्रक्चरल जो जीन्स है आराम से सिंथेसाइज कर सकते। और जो नेगेटिव कंट्रोल है वो आप देखिए रिप्रेसर के सिंथेसिस पे डिपेंड करता है। ये देखिए अगर थोड़ा सा ही डिफिकल्ट जरूर है, बस आप 2-3 पॉइंट ध्यान रख लीजिए कि ऑक्सीजन जो है जीन पे कैसे इफेक्ट डालता है। या तो उसका नेगेटिव होता है या उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। नेगेटिव इफेक्ट डिपेंड करता है रिप्रेसर के सिंथेसिस पे। अगर ऑक्सीजन नहीं देते हैं तो रिप्रेसर सिंथेसाइज होगा, ऑपरेटर साइड से जुड़ेगा, प्रमोटर साइड से आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा, और हमारा स्ट्रक्चर जीन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। अगर हम ऑक्सीजन देते हैं तो रिप्रेसर को ऑक्सीजन इनएक्टिव कर देता है, वो ऑपरेटर साइड से नहीं जुड़ पाएगा, और हमारे प्रमोटर साइड से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा, और देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। पॉजिटिव कंट्रोल जो होता है ऑक्सीजन का वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में एक्टिवेटर ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है इनएक्टिव रहता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो एक्टिवेटर है वो एक्टिव रहता है। इनडायरेक्ट कंट्रोल में ये जो हमारा रेगुलेटर जीन है वो रिप्रेसर सिंथेसाइज करता है, लेकिन वो रिप्रेसर जो है अगर ऑक्सीजन नहीं देते हैं तो वो जुड़ जाएगा, और अगर हम ऑक्सीजन देते हैं तो एक्टिवेटर जो है रिप्रेसर से जुड़ के उसको इनएक्टिव कर देगा, और स्ट्रक्चरल जीन जो है आराम से सिंथेसाइज कर सकता है। ये हमारा फर्स्ट पोर्शन है मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन एक्शन का। आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है कि ये जो जितने भी मैंने समझाया है आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने रिसर्च पेपर से इसको समराइज़ किया है। पीडीएफ जितना मेरे पास होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, और कुछ चीज़ें जो है आप समझ के खुद लिख लीजिएगा। इसी का सेकंड पार्ट जो है वो मैं आपको आगे
थैंक यू सो मच।